लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई साहब ऐसा क्या कारण या ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि प्रमोटर ने अपने सारे शेयर बेच दिए, मतलब 1% शेयर भी नहीं रखा, 1% शेयर भी नहीं रखा, बिल्कुल जीरो ही हो गए। तो यहाँ पर एक ये मतलब एक वो सोचने वाली बात है, एक वो रिस्क वाली बात है कि वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं इस बैंक के बारे में कि अभी इस बैंक के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं, सारा कुछ चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। यह वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मॉर्निंग में एवरीडे एक ट्रेड में आप सभी को प्रोवाइड करवा देता हूँ जो कि मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं इस बैंक के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बैंक का कारोबार क्या है। तो देखो ये एक फाइनेंस सेक्टर की बैंक है, ठीक है, इसके नाम में ही इसका कारोबार हमें दिख रहा है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो 6,530 करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है ये बैंक, ठीक है। वहीं इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है उसको समझ लेते हैं। तो 1,085 करोड़ का इस बैंक के ऊपर कर्जा है, मतलब इस बैंक के ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कोई कर्ज मुक्त बैंक नहीं है। करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो 57 रुपये, ठीक है। एक साल के अंदर इस बैंक के शेयर ने लो और हाई कितना लगा है, तो लो है भाई साहब 54 रुपये 80 पैसे का और हाई है 108 रुपये का, ठीक है। पीई कितना है इसका 20 का हमें दिख रहा है। बुक वैल्यू कितनी है इसकी आप देख सकते हो 52 की। तो भाई साहब इसकी बुक वैल्यू मतलब अच्छी खासी बुक वैल्यू लेके बैठा हुआ है। डिविडेंड पे करता है या नहीं करता है अपने शेयर होल्डर को, तो आप देख सकते हो 1.75% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी 10 रुपये की, ठीक है। आरओई कितना है 14.40%। आरओसी कितना है 8.97%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने के बाद क्या ये कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी जो है 313 करोड़ के प्रॉफिट में है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रमोटर के पास इस बैंक का एक भी शेयर अवेलेबल नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.10 की हमें देखने को मिल रही। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.99, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप देख सकते हो माइनस चल रहा है अभी 60% प्रॉफिट में ग्रोथ। ये अगर हम आगे जैसे जैसे इसकी प्रोफाइल हम देखेंगे सारा कुछ हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस बैंक के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस बैंक का कंपैरिजन हमें किस किस बैंक के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, 1 से लेके 8 बैंक हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस यूं मान के चलिए अभी बहुत कम चल रहा है, ठीक है। पीई की अगर अपन बात करें तो इस बैंक का पीई हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखो ये मेरा एक पर्सनल अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि जिस भी बैंक या जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बैंक या फिर वो कंपनी, उस कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इन सभी बैंकों के मुकाबले इसका मार्केट कैप हमें छोटा देखने को मिल रहा है। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये बैंक भी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कंपैरिजन की। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये जो बैंक है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें यही देखना होता है कि भाई साहब वो जो कंपनी है वो लॉस तो नहीं ले रही है, प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। क्योंकि अगर बैंक या कोई भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, एक तो पहला रीज़न यही होता है। दूसरा रीज़न होता है कि उस बैंक या उस कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा हो तो उसका शेयर बढ़ेगा। इसी तरीके से नीचे गिरने का, जो शेयर प्राइस नीचे गिरता है उसके भी दो ही रीज़न होते हैं, या तो कंपनी लॉस करे तो शेयर नीचे आएगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको सेल करे तो उसका प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2011 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो रेवेन्यू इस बैंक का हमें लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट भी इस बैंक का हमें लगातार
बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो वो भी इसका लगातार हमें बढ़ता हुआ ही यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो 2018 तक तो लॉस में चल रहा था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार इसने प्रॉफिट ही करा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट। यहाँ पर 2022 में लॉस है। ठीक है, अब अगर अपन देखें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या बैंक प्रॉफिट में रहा है, तो आप देख सकते हो बैंक का जो प्रॉफिट है 2016 से लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या बैंक के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट लगातार इसका हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है इसकी प्रॉफिट और लॉस वाला ये जो सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है, सारा कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब बैंक जो है वो अच्छा खासा एक मतलब अप मूव दिखा रहा है। ठीक है, अच्छी खासी ग्रो हो रही है बैंक। बैलेंस शीट की हम बात कर लेते हैं भाई साहब कि ये जो बैंक है इसकी बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पर 2011 से लेकर 2024 का ये हमें सीन दिखा रहा है। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो इक्विटी बैंक की लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी बैंक के हमें लगातार इंक्रीज होते हुए ही दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो अदर लाइबिलिटी भी यहाँ पर बैंक की इंक्रीज होती हुई दिख रही है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो लाइबिलिटी बैंक की हमें यहाँ पर बढ़ती हुई ही दिख रही है, और अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है। ठीक है, सारा कुछ इस बैंक का जो भी सिस्टम है वो सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस बैंक के इन्वेस्टर कौन कौन है। ठीक है, तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक यही आ रहा है कि प्रमोटर के पास 2021 में 81% शेयर थे और 2022 में इनके पास 74% शेयर थे। 2023 में इन्होंने अपना जितना भी शेयर होल्डिंग था सारा कुछ निकाल लिया और ये हो गए एकदम बिल्कुल फ्री। अब यहाँ पर एक ये देखने वाली बात है कि एफआईआई के पास पहले 1% थे, फिर 3% हुए, और अभी अगर हम करंट में देखें तो इनके पास कितने हैं भैया, 15% शेयर अवेलेबल है। 2024 के मार्च में इनके पास 19% शेयर थे और अभी 2024 के दिसंबर में इनके पास 15% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें, डीआईआई कौन, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है, उनके पास पहले 12% शेयर थे, अभी अगर करंट में हम देखें तो इनके पास 42% शेयर है। बीच में इनके पास 45% शेयर भी इस कंपनी के अवेलेबल थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो 2021 में तो केवल 4% ही शेयर पब्लिक के पास थे, 2022 में 5% हुए, फिर जैसे ही यहाँ पर प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग निकाली तब जाके कुछ पब्लिक के हाथ में आया है कि भैया 34%, 35% और 41% अभी शेयर पब्लिक के पास है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई साहब ऐसा क्या कारण या ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि प्रमोटर ने अपने सारे शेयर बेच दिए, मतलब 1% शेयर भी नहीं रखा, 1% शेयर भी नहीं रखा, बिल्कुल जीरो ही हो गए। तो यहाँ पर एक ये मतलब एक वो सोचने वाली बात है, एक वो रिस्क वाली बात है कि यार भैया इस बैंक के प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक क्यों कर रही है। अब देखो यहाँ पर सारा शेयर किसके पास है, सबसे ज़्यादा तो है भाई साहब डीआईआई के पास। ठीक है, जिस दिन एफआईआई और डीआईआई इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, इसमें मतलब निकल जाएंगे, शेयर को बेचेंगे, उस दिन सारा शेयर क्रैश हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी वे इसने गेन कर रखा है वो सारा क्रैश हो जाएगा, समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा यहाँ पर फंस जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है एफआईआई और डीआईआई के पास। अगर यही क्वांटिटी अगर यहाँ पर प्रमोटर के पास होती तो एक बात समझ में आती, चलो प्रमोटर के पास है एफआईआई और डीआईआई, देखो चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, एक ना एक दिन वो प्रॉफिट बुक जरूर करेगा, किसी भी बैंक का शेयर खरीदे या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे। ठीक है, तो बाकी तो सब इसका एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अपन चलते हैं सीधे चार्ट पर कि भाई साहब इस कंपनी का या इस बैंक का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हो, जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। बैंक जो है 2 नवंबर 2020 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था, तब इसका शेयर प्राइस आया था 31 रुपये पे। ठीक है, 31 रुपये से इसने सीधा कितना हाई लगाया है आप
उस चीज़ को समझ लीजिए। अब तक का इसका ओवरऑल हाई हो चुका है 116 रुपये का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक डाउनफॉल हमें दिख रहा है। अब ये जो डाउनफॉल है ये कब का है, अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 2024, ठीक है। मतलब 2024 से ही इसमें हमें एक डाउनफॉल दिख रहा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई साहब जो FII है, DII है, उन्होंने अपना शेयर बेचा है, या फिर आप यूँ मान के चलिए कि ये जो प्रमोटर है उन्होंने जब अपना शेयर बेचा था यहाँ पर, ठीक है, ये क्रैश आया, उसके बाद जब FII और DII ने खरीदा तो ये ऊपर गया, और अब हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके अपना एक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं है कि बैंक लॉस कर रहा है या ये है या वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक का जो प्रोफाइल है वो एकदम ओके रिपोर्ट है सारा कुछ। और ये जो गिरावट है, अब ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है, तो अगर अपन फिबोनाची के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है अपना लो और ये है अपना हाई, ठीक है। इसको जो गिरना चाहिए था वो लगभग यहाँ पर ही इसको रुक जाना था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें 62 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अभी ये जो गिर रहा है, अभी हम इसका कुछ भी नहीं कह सकते कि ये भाई साहब ये कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि इसने अपना ये जो लेवल है, मेजर लेवल, इसको इसने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो अब हो सकता है भाई साहब कि यहाँ पर ये कुछ टाइम या कुछ दिन कंसोलिडेशन करे और फिर यहाँ से एक हमें अपमूव दिखाई दे, तब यहाँ पर हमें एक वापस से खरीदने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। लेकिन अभी जो खरीदने का माहौल है वो तो मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसके चार्ट के हिसाब से जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो नहीं बोल रही है कि हमें इसको अभी बाई करना चाहिए। और अगर आपने बाई कर रखा है तो आप इसको कितने पे बाई कर रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या तो आप एवरेज कर सकते हो, और अभी का जो मार्केट है वो पूरा क्रैश मार्केट है। जितने भी अच्छी अच्छी कंपनी है, जितने भी अच्छे अच्छे शेयर हैं, उनकी प्रोफाइल को देखिए, उनको के बारे में सर्च कीजिए, देखिए कि भैया क्या करती है कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है या नहीं है, और फिर जाके उनमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी ये जो क्रैश मार्केट ये कब तक क्रैश रहेगा इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।